सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 10 सितंबर यानी कि कल का दिन बड़ा अहम है, जिसे 9/11 भी कहा जाता है। 11 सितंबर को अफ़गानिस्तान में नई तालिबान की हुकूमत हलफ उठा रही है। ये 9/11 ही था जिसके बाद तालिबान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान पर अमरीका की एक तवील जंग रही है, और उस जंग के बाद दोबारा से 20 साल बाद फिर वही अफ़गानिस्तान है, फिर वही तालिबान है, वही फिर दोबारा से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस 20 सालों में बहुत कुछ अफ़गानिस्तान का न सिर्फ बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के लिए इंतहाई मुश्किल रहा है, और इस ख़ित्ते से अलग हट कर भी ख़ुद अमरीका पर बार बार ये सवाल उठता रहा कि अफ़गानिस्तान की जंग से उन्होंने क्या हासिल हुसूल किया, और आखिरकार आज अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर अमरीकी अफ़वाज जो है वो इनखला कर चुकी हैं। तो कल का दिन बड़ा अहम है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत यानी कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना, उनके साथ मिलकर चलना, उनके साथ मामलात को आगे लेकर बढ़ना क्या इतना आसान है, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया के लिए। ख़ित्ते के ममालिक के हवाले से बात करें तो रशिया जो एक बड़ा मुल्क है, उसने तो कल ऐलान भी कर दिया है कि बाकायदा वो जो कल की तकरीब है उसमें वो शिरकत भी करेंगे। उससे पहले आप चाइना के हवाले से जानते हैं कि उन्होंने बार बार ये बात भी की, और सलामती कौंसिल में होने वाले इजलास के हवाले से भी कहा कि जो इस वक्त चीज़ें रोकी गई हैं फाइनेंशियली तौर पर, उसको भी फौरी तौर पर बहाल किया जाए और अफ़गानिस्तान का साथ दिया जाए। पाकिस्तान अपने मामलात को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का रोल अफ़गानिस्तान में सारे अमन अमल के अंदर बेहतर है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब मौजूद हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आपके वक्त का। नकवी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, कल हलफ उठाया जा रहा है तालिबान की और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से। बड़ा एक अहम दिन है, लेकिन सलामती कौंसिल के इजलास के भी खबरें, चीज़ें आपके सामने गुजरी हैं। अफ़गानिस्तान के लिए जहां एक नई मुश्किल है, कल का नया दिन भी बड़ा अहम है कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि किस तरह से अब हुकूमत के मामलात चलाए जाएंगे, और उसके बाद बाकी ममालिक अफ़गानिस्तान से उसी तरह से डील करेंगे। जी अली सरवर नकवी साहब। अली सरवर नकवी साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। जी नकवी साहब, मेरा आपसे सवाल था सर कि कल का बड़ा अहम दिन है, फिर से जो है 11 सितंबर है, 9/11 फिर से है, लेकिन अब 2021 है। 20 साल का वक्त गुजरा है, नई हुकूमत है, और पूरी वेस्ट जो है ख़ास तौर पर वो जिस तरह से देख रही है नई आने वाली हुकूमत के मामलात को, क्या अब अगले आने वाले दिनों का आप लाएअमल देखते हैं? क्या मंजरनामा बन रहा है सर? देखिए, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारे यहाँ मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि बस अब तालिबान हुकूमत आ गई है और वो फंक्शनिंग शुरू कर देगी और सब काम ठीक हो जाएंगे। ये इस तरह नहीं होता है। जब कोई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की तरह, यानी कि अस्करी ताकत के ज़ोर पे कोई ग्रोह या कोई पार्टी या कोई तंजीम ताकत में आती है, बरसरे इक़्तिदार होती है, तो उसमें बड़े मराहल होते हैं, और वो मराहल आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते हैं। तो अव्वल तो इनके यहाँ हुकूमत नहीं थी, अब जाकर इन्होंने एक अबूरी हुकूमत बनाई है, जो कि अच्छा काम किया है। इससे अब ये है कि मुख्तलिफ वजारतें वहाँ पे जो हैं, मुख्तलिफ हुकूमत के शोबे जो हैं, उसमें कोई सरबराह है, और जो वहाँ की पॉलिसीज़ को, रोज़मर्रा के काम को संभाल सके। अब इनको चाहिए सारे दुनिया से राब्ता करना, इनको डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस चाहिए होगा और चाहिए है। तो इसमें भी अभी इनको मुख्तलिफ मुल्कों से जो इशारे आए हैं
वो सारे मुस्बत नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इलाकाई ताकतें जो हैं, जी रूस और चीन, ईरान और पाकिस्तान बिलाशुबा, ये सारे ममालिक जो हैं ये इस इरादे से इनसे राब्ता करेंगे कि अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो अगर मीट कर लें तो उनकी कबूलियत भी करेंगे। सही तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ एक बात और जी कि पाकिस्तान को पहल नहीं करनी चाहिए। सही पाकिस्तान उनको भी उनके भी मफाद के लिए बेहतर होगा, हमारे कौमी मफाद के लिए भी बेहतर होगा कि हम पहल ना करें। हम पहले सारे इलाकाई ताकतों से रब्ता करें और इलाकाई मुल्कों से, और फिर एक किस्म का कॉमन पॉलिसी के तहत काम करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अभी इस वक्त इलाकाई जो आपने बात की है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, इलाकाई मामलात में तो चाइना की सलामती कौंसिल में भी सपोर्ट नज़र आ रही है, और रशिया ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया है कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत भी कर रहे हैं। तो ये इलाकाई तो दो बड़ी ताकतें तो वहाँ बाकायदा तौर पर अब शमूलियत की और वहाँ जो असासे मुंजमद किए गए उनकी बहाली के लिए कोशिशें करती भी नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान का रोल जो इस वक्त चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि वो बड़ा मोहतात और बड़ा बेहतर एक अंदाज है। करना क्या इससे आगे चल के हमें चाहिए सर ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जून 2002 में जब हामिद करजई की हुकूमत बनाई गई थी और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो कंट्रीज़ की जो ताकत है वो पीक के ऊपर थी अफगानिस्तान के अंदर, एंड दे वर डिक्टेटरिंग द टर्म। तो उस वक्त जो हुकूमत अनाउंस की गई थी वो भी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी, अबूरी हुकूमत अनाउंस की गई थी, और उसके बाद फिर जो है वो परमानेंट सोल्यूशन जिस तरह दिया वो हुकूमत आई। तो तालिबान ने भी उसी तरीक़ाकार से एक अबूरी हुकूमत अनाउंसमेंट की है जिसके अंदर और भी लोगों के एंट्री के चांसेस हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने एक मैसेज दिया है दुनिया को कि जी हम ये हमारे चेहरे हैं फ़िलहाल, इनको लेके हमने आगे चलना है। उसके ऊपर बहुत सारे मुल्कों का रिएक्शन भी आया है, और जो एक अन इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम तालिबान को जो ये आ रही कि तालिबान अभी उसके साथ साथ अगर आपने देखा तो गुलबदीन हिकमत यार ने भी अफगानिस्तान में और तालिबान के साथ अपनी सपोर्ट का ऐलान किया। तो आने वाले दिनों में ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो भी शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इस वक्त है नहीं अफगानिस्तान के अंदर, तो नेचुरली वहाँ पे फिर क्या होगा, एथनिक जो वहाँ पे तब अपने हैं कबीले हैं जिसमें पश्तून हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, अहमक हैं, इनको फिर जब आप शामिल करेंगे तो इन्हीं को एथनिसिटी के हिसाब से इनको शामिल करना होगा। और दूसरी बात जो एक आ रहा है औरतों के हिसाब से, तो मेरा ख्याल है कि अगर तालिबान इस वक्त अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉडन करें, और वहाँ पे एक पहली फीमेल गवर्नर अफगानिस्तान के अंदर रही हैं पिछले दौर में, और वो एक तरह से आपको वर्किंग गवर्नमेंट के लिए मौजूद हैं, तो अगर वो उनको ले लें, उनका हबीबा सरोबी नाम है उनका, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब उसके हिसाब से पाकिस्तान ने जिस तरह कहा है, और पाकिस्तान ने दुनिया के साथ चलते हुए बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ना तो हमारी कोई चॉइसेस हैं, ना हमारा कोई फेवरेट है, एंड वी हैव टू गो विद द डिसीजन ऑफ द अफगान तालिबान। अफगान तालिबान ने जो हबतुल्लाह खुनज़ादा हैं, उन्होंने अपने सबसे क्लोजर कुलीग जो हैं मौलाना हसन खुनज़ादा, वो भी पंजाब के ही हैं और नूरजई है, उनको एज ए रहबरी शुरा का जो हेड है वो अपॉइंट किया है। तो अब पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है, और चाइना की आपको पता है इंक्लिनेशन सामने आ चुकी है, रशियंस का आपने जिक्र किया, इवन यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे मालियाती अदारों से अपील किया है कि जो आपने ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद जो पैसे कमिट किए थे अपना अफगानिस्तान से, तो वो जैसे अपना कोई 2020 तक भी नेटो ने भी कमिट किए थे कोई 5 बिलियन पर ईयर के हिसाब से, उसके बाद 20 बिलियन जो ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस में कमिट हुए थे, 9 बिलियन के उनके अदर पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें रिलीज़ करें, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन वहाँ पे इकनॉमिक कंडीशन है वो बड़ी जो है सीरियस है। इसीलिए पाकिस्तान ने भी और चाइना भी कल ह्यूमनिटेरियन एड का कॉन्वॉय भेजा। मुझे सिर्फ
हैरानी इस बात से हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे तो कम से कम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकते, तो वो क्यों खामोश बैठे हुए। तो पाकिस्तान ने पहले तो इस चीज़ को परसू करना है और लोगों से अपील करनी है, ममालिक से अपील करनी है कि जी आप जब तक कोई ट्रांकी पैसों की रिलीज नहीं होती, आप कम से कम अफगान हुकूमत के अफगान लोगों की तो मदद करें, उसके लिए मेडिकल सप्लाईज हैं या ईटेबल्स हैं वो भेजें। और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान के पास देखिए दुनिया ने यहाँ पे साथ चलना है अफगानिस्तान के, पाकिस्तान ने रीजन में साथ चलना है, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान के साथ थ्रू द जोग्राफिकल बॉर्डर। फिर पाकिस्तान की कनेक्टिविटी में आप देखते हैं कि 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स है और वहाँ से अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड भी जाती है, तो पाकिस्तान ने ये भी इंश्योर करना है कि ट्रांजिट ट्रेड वहाँ से चलती रहे। दूसरे पाकिस्तान के ऊपर एक कंपल्शन है कि जो लोग अफगानिस्तान से डेली बेसिस पे वीज़े के तौर पे आते रहते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में आते हैं, कोई काम करने, उनकी भी फ्लो ना रुके। और ये पाकिस्तान यही चीज़ें इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ पे इंसानियत की क्राइसिस ज़्यादा और सीरियस ना हो जाएं। बाकी दुनिया के ममालिक जिस वक्त एक अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान भी उसमें अपना जब शेयर डालेगा, वो जैसे पहले कहा कि जी पाकिस्तान को उन तमाम ममालिक के साथ मिल के चलना है। और मेरा ख्याल अफगान तालिबान के लिए भी बेहतर है कि पाकिस्तान या दूसरे ममालिक जल्दी में किसी चीज़ को ना करें और उन चीज़ों को बेस करें एक सॉलिड पॉलिसी गाइडलाइन पे और फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे। अच्छा, लेकिन तो एक चीज़ में अली सर व नकवी साहब से कि नकवी साहब दोहरा मयार वेस्ट का इसमें नज़र आ रहा है। एक जानिब तो वो तालिबान हुकूमत के जो उस वक्त थी अशरफ गनी साहब जब वो निकले हैं, किसी किस्म के ना तो कोई रेजिस्टेंस था और तालिबान के हवाले से पंजशेर में 20 साल से उनके वो बिल्कुल अलाए थे, वहाँ भी किसी किस्म का बयान तक भी नहीं दिया। दूसरी जानिब ये देखा जाता है कि जितना भी वहाँ उनके फाइनेंशियल मामलात हैं उन पर भी कदगन लगा दिए, वो रोक दिए गए हैं। और वो चीज़ें एक तरफ तो अफ़गानिस्तान में जो अलाए थे अमेरिका के, ना उनका साथ है ना ही अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए या मौजूदा आने वाली हुकूमत है उनकी जो फाइनेंशियल एड है या फाइनेंशियल जो उनके मामलात हैं वो भी रोके हुए हैं। ये वेस्ट क्यों कर रहा है दोहरा किस्म का मयार? ये तो कर रहा है, वेस्ट का तो हमेशा दोहरा मयार होता है। अली सर व नकवी साहब, आपकी शायद कुछ आवाज़ का इशू हुआ है, हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची है। अच्छा, मैं ये दोहरे मयार पे ब्रिगेडियर साहब की ये दोहरी चीज़ चल रही है। एक तरफ तो उन्होंने अपने हलाये को पूछा भी नहीं जब निकल रहे थे, या निकलने के बाद भी एक बयान तक नहीं है, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के पैसे हैं जिसके ऐलानात अभी बात कर रहे हैं वो भी नहीं दिए। को प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि इस्तेमाल किए जाएँ तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़? ये याद रखिएगा कि अमेरिका का जो हेड करता है, नेटो के भी हेड किया और इन तमाम चीज़ों को हेड करता है, जी जी, उनकी अपने नेशनल इंटरेस्ट है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। और वो अपनी प्रायोरिटी जिस वक्त उनकी प्रायोरिटी थी अफगानिस्तान के अंदर हमला करना, उसको तबाह बर्बाद करना विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीज़न। 9/11 के अंदर कोई एक अफगानी था मेरा ख्याल, उन्होंने तबाह करना था अफगानिस्तान को, मारपीट करनी थी, अपनी हेजेमनी कायम करनी थी। और इससे पहले वो 24 ऑपरेशंस दुनिया में वैसे मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकते थे पूरी दुनिया में। $5 ट्रिलियन उन मिलिट्री ऑपरेशंस में, कॉम्बैट ऑपरेशंस में उन्होंने खर्च किया था। यहाँ पे आके उन्होंने दुनिया के अपने टैक्स पेयर का और दुनिया के टैक्स पेयर का पैसा लगाना था विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन, सेल्फ बोगी क्रिएट करके। वो बोगी अमेरिका ने क्रिएट की है अलकायदा के नाम पे, और फ्रेश बोगी है, प्रॉक्सी है उनकी ISIS और ये तमाम चीज़ें। तो उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, उसको तबाह बर्बाद किया, 20 साल तक उसको दबा के उसकी ईंट से ईंट बजाई, लोगों को मारा। जो वहाँ पे JSOC जो उनकी ऑपरेशन कमांड थी जो कुछ करती थी, वो अगर आप पढ़े तो आपके आंसू नहीं रुकेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये सिविलाइज दुनिया में सब कुछ हो रहा है। अब जब उनकी प्रायोरिटी नहीं रही और अंदर से प्रेशर आया, आप वहाँ के थिंकिंग पेपर्स उठा के पढ़े, आप अफगानिस्तान पेपर्स उठा के पढ़ लें, जहाँ पे एक मीटिंग हुई थी उनकी कांग्रेसमैन की और सिगार के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। वहाँ पे बार बार जो चीज़ आ रही थी कि अब हम अलकायदा को भी ख़त्म कर चुके हैं, उसामा बिन लादेन को भी ख़त्म कर चुके हैं, अब हमें वहाँ से निकलना चाहिए। हम वहाँ पे, और वहाँ पे एक कांग्रेसमैन थे, उन्होंने रिमार्क दिया कि वी आर नॉट गुड एट नेशन बिल्डिंग एंड वी आर फेल्ड इन नेशन बिल्डिंग। तो उनकी जो प्रायोरिटी जो है उसके मुताबिक अब जो गवर्नमेंट है वो अंडर प्रेशर है, वो उसके ऊपर लान तान हो रही है। ट्रंप के जो हामी हैं, बाकी लोग हैं, वो
डेमोक्रेट्स को उन्होंने नचाया हुआ है कि जी। यू हैव फेल्ड इन वॉर, और आपने जल्दी विड्रॉ किया। अब उससे निकलने के लिए उनको कोई एलिबाई चाहिए, कोई प्रिटेक्स्ट चाहिए, कोई सही। रीजन चाहिए जिसको वो क्रिएट करके रखें। और वो रीजन उन्हें ये है वो क्रिएट कर लिया, वो खुद ही नैरेटिव बनाते हैं, खुद ही उस पर अमल करते हैं, उसी पर दुनिया को धोखा देते हैं। अब उन्होंने नैरेटिव ये क्रिएट कर लिया कि जब तालिबान के अंदर ये गवर्नमेंट नहीं होगी, वो नहीं होगी। भाई तुम तालिबान के बाप लगते हो, तुम्हारा अपना मुल्क है, उस मुल्क के अंदर हुकूमत करो जो करो, दूसरों के जाके मामलात में क्यों वो करते हो? अब ये तो ब्रिगेडियर साहब, ये तो रहा कोई एक नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि 20 से 21 इस किस्म के एडवेंचर माजी में भी हम देख रहे हैं, अब भी वो चीज़ें हैं। पता नहीं अगले आने वाले वक्त में भी अमेरिका को इसी किस्म के एडवेंचर्स पूरी दुनिया में फिर कहाँ करें। लेकिन एक तो अली साहब नकवी साहब से रब्ता हो गया। अली साहब, मेरा एक सवाल था साथ में, सर ये रीजन की जो आप बात करें, रीजनल ममालिक तो रीजन के अंदर वो तो सारे अब साथ में ही हैं अफगानिस्तान में करीब करीब, लेकिन जो वेस्ट है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम अफगानिस्तान से वो चल रहा है, उसकी क्या बुनियादी वजूहत? देखिए, पहले तो ये जो आपने दोहरे स्टैंडर्ड की बात की थी, वो उसके बारे में मैं कहूँगा दोहरा स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड्स तो उनका हमेशा रहता है हर हालत में। तो उसे हमें फेस करना पड़ता है, हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। उसमें क्या है कि अफगान हुकूमत को वो जो एसेट्स उनके फ्रीज कर दिए हैं 9 अरब डॉलर, वो उनको चाहिए, और फिर उनको बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ काम करना है, उनसे बहुत से और मरहले हल करने हैं। तो ये तो ज़रूरी है। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं तो ये करना पड़ेगा, उनसे इंगेज करना पड़ेगा बावजूद इसके कि उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि जो इलाकाई ताकतें हैं, इलाकाई ममालिक हैं, वो उनसे इन लोगों को क्या करना है, तो मैं समझता हूँ, सॉरी, इलाकाई ममालिक तो ज्यादा साथ अफगानिस्तान की नई हुकूमत का हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो वेस्ट को प्रॉब्लम दो, देखिए वेस्ट को दो प्रॉब्लम्स हैं जी। एक, वो समझते हैं कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी को फरोग देती है, और दूसरे वो खवातीन के हुकूक को, खवातीन के तौर तरीक़े को वो नहीं कबूल करते हैं और उस पर पाबंदियां लगाते हैं। तो ये दो बातें ऐसी हैं जो कि सही या गलत, वेस्ट को इन दोनों बातों से प्रॉब्लम है ना। दहशतगर्दी का उन्होंने 10 बार कह दिया है तालिबान हुकूमत ने कि वो अपने ज़मीन पर से, अपने सरजमीन पर से किसी दहशतगर्द ग्रुप को दूसरी जगह कोई दहशतगर्दी करने का मौका नहीं देंगे। और जहाँ तक ख़वातीन का मामला है, तो वो भी मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान भी ये बात समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको कुछ हद तक काम करने का मौका और अपने कारोबार का करने का मौका ये दिया जाएगा। लेकिन जाहिर है कि तालिबान हुकूमत वैसी नहीं है जैसी वेस्ट चाहता है, और मसला ये है कि वेस्ट डिक्टेट करना चाहता है। तो हमें इस मसले में उस हद तक नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि हम तालिबान के अलमबरदार हो जाएं। बिल्कुल सही। क्यों? इसलिए कि फिर हमारे कौमी मफाद को नुकसान पहुंचता है, और ये पहले भी हमारे साथ ये मसला रहा है। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसको कॉशियस पॉलिसी, मोहतात एक रवैया, वो मैं समझता हूँ बेहतर है। सही, बिल्कुल। ये बड़ा एक अहम मामला जो आपने बड़ी पॉइंट किया कि हमें जो ताल्लुक़ रखना है अफ़गानिस्तान के साथ, वो एक हमसाये का ताल्लुक़ है, एक डिप्लोमेटिक ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ होना चाहिए। वहाँ अंदरूनी तौर पर वो क्या पॉलिसी अफ़गानिस्तान ला रहा है अपनी रिवायात के मुताबिक, अपनी जोग्राफिया के मुताबिक, अपने आलम, वो वहाँ होना चाहिए। वेस्ट को उस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ भी नज़र आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ सफ़ीर और सीनियर तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ कोविड की सूरत हाल के हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। एक तरफ सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि कोविड में दिन ब दिन आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब
इसी कोविड के साथ अब ज़िंदगी भी गुजारना है। आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट्स एक जगह खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, एक जगह स्कूल बंद हो रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पंजाब की सूरत हाल अब कुछ पेचीदा होती जा रही है पिछले 2 हफ्ते से, और सिंध की सूरत हाल कदरे बेहतरी की जानिब जा रही थी, इसलिए यहाँ पर कुछ ऐलानात भी हो गए। आज कुछ बदमज़गी भी देखने में आई कि कल रात गए ऐलान हुआ कि अब 6 दिन के लिए मार्केट्स खुलेंगे। नोटिफिकेशन उस तरह से नहीं आया, लेकिन मार्केट्स खोलने की कोशिश हुई, पुलिस आ गई, ये सारा अमल भी आज देखने में आया कराची में। लेकिन अब रेस्टोरेंट्स जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, शादी हॉल जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिनको खोलने की इजाज़त ही नहीं हो रही थी, उनके लिए भी अब खबरें कुछ बेहतर हो गई हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो इस वक्त लाहौर में, पंजाब में ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है कोविड की, वो पेचीदा हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया अशरफ निज़ामी साहब, आपके वक्त का सर आपने वक्त हमें दिया है। हमारे साथ फैज़ान रावत साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बहुत मुश्किल रही कराची में, बड़ी तेज़ी के साथ केसेस हुए, अब यहाँ पर रेशो कदरे कम हुई है, तो यहाँ अब 7 की बजाय 6 दिन तक आ गया काम, 5 से लेकर। तो लाहौर में अब स्कूल्स भी बंद कर दिए गए, कुछ ज़्यादा पाबंदियाँ भी लग गई। बुनियादी तौर पर अब लाहौर में, पंजाब पूरे में सूरत हाल क्या है, क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं, कि ज़्यादा पेचीदा हो रहा है फिर से ये मामला? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें सर, मैंने जैसे पहले भी आप दोस्तों के साथ बात होती रही है, और जो इंटरनेशनली हमने इससे सीखा है कोविड से, कि ये कोविड किसी एक रीजन या एक शहर या एक इलाके की ऐसी बीमारी नहीं होगी, या ऐसी कोई वायरस नहीं होएगा। इसकी खातिर हमें देखना होगा, तो कलेक्टिवली जब तक हम इसके साथ अमल नहीं करेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होगी। यू हैव बीन एविडेंट कि हमने सिंध हुकूमत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि जब उन्होंने इसके लिए एक ही हमारे पास हल था कि दैट इज़ द लॉकडाउन, और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत के इक़दाम काफ़ी बेहतर थे, और उन्होंने मतलब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुतालबे के ऊपर या रिकमेंडेशंस के ऊपर भी वहाँ पे किया, बावजूद इसके कि हमारे दोस्त जो ताजर बरादरी और बाकी लोग हैं उसके साथ मुखालफत की, और लेकिन दैट वाज द रीज़न कि उसके साथ वहाँ बेहतर हुआ। लेकिन देखने में ये आया कि इस्लामाबाद और पंजाब के बहुत से इलाकों के अंदर जब हमने इसके ऊपर अमलदारी नहीं की, और इस तरह से हाफ हार्टेडली हमने उसके लिए किया कि ये लगाने के लिए कि जो लॉकडाउन था, तो फिर देन वी हैव टू कम ओवर के जनाब इसके नतीजे हमारे सामने जैसे हैं वो आपके सामने। आज लाहौर के अंदर अबाउट 12% पॉजिटिविटी जो रेट है, कराची के अंदर भी मैं समझता हूँ कि बहुत कम अभी नहीं हुआ है, स्टिल इट इज अबाउट 10% जो कि पॉजिटिविटी रेट आया है। बाकी शहरों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा है, KPK के अंदर ज्यादा आ रहा है। तो वी हैव टू एक्ट अपॉन, और मैं समझता हूँ जिसका मेरा बड़ा मतलब मानना है इस बारे में, कि अभी तक हमने जो SOPs की अमलदारी होनी चाहिए थी, लोगों के अंदर जो हमें अभी तक शऊर दे देना चाहिए था, अवेयरनेस दे देनी चाहिए थी, we have not been succeeded। डॉक्टर साहब, वो तो मैं 110% आपकी बात से इत्तफाक है, वो तो दूर दूर तक सर नज़र आ रहा है। मैं खुद कराची से पिछले दिनों लाहौर का सफ़र हुआ है, तो वहाँ जो रास्ते में, वहाँ बाज़ारों में, इधर हम यहाँ से ऑफिस से जब निकलते हैं चीज़ें देखते हैं, वो आपकी बात 110% है, SOPs के हवाले से वो अमल होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा फैज़ान रावत साहब, आपका जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसने बहुत सफ़र किया है, पिछले तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल का एक वक्त गुजर गया है। आपके साथ साथ जो पूरा ये एक जुड़ा हुआ है शादी हॉल्स वाले, उनके साथ भी ये सूरत हाल है। अब क्या खबर आपके लिए है? आप रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, इंडोर आउटडोर तो चले उन्होंने आगाज़ किया, और वो भी कुछ चंद घंटों के लिए, क्योंकि कराची में जब खाने का टाइम होता है तब बंद करने का टाइम शुरू हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये थोड़ा सा ये कि थोड़ा रिलीफ मिला है। आज जो कोविड का रेट आया है, जो बताया गया टीवी पे मैं स्लाइड देख रहा था, 6% का रेट है। जब 10% नीचे गया तो हमने गवर्नमेंट से बात करना स्टार्ट की, उन्होंने हमारी बात सुनी, और जुम्मे जो 2 सेफ डे थे, जुम्मे के एक सेफ डे भी खत्म कर दिया तमाम ताजिर बरादरी के लिए, और रात को 10 बजे तक मार्केटिंग कर दी, और रात 12 बजे तक डाइन आउट कर दिया। अभी हमारी उनसे बातचीत की है कि आप 50% कैपेसिटी के साथ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए शादी हॉल और ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हमारी डाइन के लिए, इसके लिए बात जारी है। अभी नोटिफिकेशन तो जाहिर सी बात है वो एक प्रोसेस में था, हमने कहा जी नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप गुड जेस्चर में आज जुम्मे का दिन है, आप इसको खोल दें। तो आज मैं सुबह मार्केट में गया था, सुबह 9 बजे मैं ज़ैनब मार्केट में पता किया वो खुल गई थी, बोल्टन मार्केट पता किया 9:30 बजे खुल गई थी, तारिक रोड का टाइम 10:30 बजे का, वहाँ पर मैं पहुंचा, वहाँ पर भी सब कुछ खुल गया था। थोड़ा सा एक मोबाइल वहाँ पर गश्त कर रही थी, वो ऐलान करती हुई कि बंद कर दें, तो मैंने उनसे बात की, शायद उनके पास तक मैसेज नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर उनके पास उसी वक्त मैसेज पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चले गए वहाँ से। तो मैसेज पहुंचते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रात को लेट नाइट एक हुआ था, शाम को 6-7 बजे के बाद डेवलपमेंट हुई थी। कल सुबह 1:30 बजे 11:30 बजे मेरी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे साथ ताजिर बरादरी के और भी लोग थे, अतीक मीर साहब भी थे।
तो हम वहाँ पर गए थे, उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी सारी बातें हमारी मानी और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप इसको खोल लें फिलहाल, और हम नोटिफिकेशन आज शाम या कल तक इसको निकाल देंगे, मतलब जुम्मे की शाम या हफ्ते तक निकल आएगा। 2 चीजें हम इनसे और मांगे कि आप 50% कैपेसिटी के साथ एक शादी हॉल और एक डाइनेंस भी दे दें। अब मामूल की तरफ जिंदगी आना शुरू हो गई। देखिए यूके में, यूएसए में, कनाडा में क्या हो रहा है कि वहाँ जिंदगी मामूल पे आ रही है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म हो रही है और मास्क का सिस्टम भी खत्म हो रहा है। तो वाई इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि उन्होंने 100% अपने आप को वैक्सीनेशन की तरफ ले गए, कोई 90%, कोई 80% वैक्सीनेटेड हो गए। हमारे यहाँ भी ये स्पीड से वैक्सीनेशन हो रही है और सिंध में खासतौर पे सबसे ज्यादा सिंध में वैक्सीनेशन हुई है। 2 लाख डेली तक वैक्सीनेशन का रेट गया, 2,10,000। मेरी कासिम सुब्रो साहब से बात की एक दिन, 2.25 लाख भी रेट गया है। अब स्कूल्स के अंदर भी वालिदैन से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है जी, जहाजों में सफर पे मांगा जा रहा है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पे मांगा जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ डायनेस में हम हर आदमी से नहीं पूछ सकते, डिग्नेटरीज होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे पूछा नहीं जा सकता, लेकिन तमाम जगहों पे पूछा जा रहा है। अब तमाम चीजों के लिए आपको वैक्सीनेशन करानी लाजमी हो गई है, लोगों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा, वैक्सीनेशन हो रही है। साउथ के अंदर 75% का रेशियो है वैक्सीनेशन का और 75% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं कराची साउथ के अंदर। इसी तरह ईस्ट के अंदर भी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। वैक्सीनेशन का अमल एक जानिब होगा तो फैजान साहब वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक तरफ हम ये एक तरफ हम ये देखते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, एक तरफ हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जा रहे हैं, खुद से वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ हुकूमत ने भी तंबीह की, मुख्तलिफ जगहों पर आप जा नहीं सकते, आपके अकाउंट्स, ये वो सारी चीज़ें, उसके भी असर हुआ कि लोगों ने वैक्सीनेशन, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद है जो वैक्सीनेशन करवाना भी नहीं चाह रही है। एक तो हुकूमत इतनी ज़्यादा, मैं लाहौर में सहूलियात बेहतरीन थी, कराची में हम देखते हैं बड़ा बेहतरीन सहूलियात है। अवाम के लिए तो सर, आप डॉक्टर साहब हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, अवाम के लिए तो सर कहें कि ये इससे कुछ नहीं हुआ, 5-5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, अगर वो उनको कुछ नहीं हुआ तो बाकियों को भी जो है वो कुछ नहीं होगा। तो आवाम से तो बार बार हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें कि वो वैक्सीनेशन के लिए अब आएँ। देखिए जी, मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन वी हैव नो अदर अल्टरनेटिव। जैसे अभी फरमा रहे थे कि बरतानिया के अंदर मतलब सारी जिंदगी खुल गई, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी उन्होंने, मास्क के लिए भी अब लोग आना शुरू कर दिया है कि मास्क इज नॉट इसेंशियल, लेकिन अपनी सहूलत के लिए या अपनी बचत के लिए अगर चाहते हैं तो हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। द रीजन बीइंग उन्होंने वैक्सीनेट कर लिया, लोगों को सिखा दिया, तो उनकी जो हर्ड इम्यूनिटी थी वहां आ गई। नाउ वी कैन नॉट गो फॉर बरतानिया या अमेरिका उस बहादुर के साथ आके कि जिनके साथ आपने देखा पहले अमेरिका ने नहीं माना तो वहां पे क्या सूरत हाल थी। नाउ दे हैव वैक्सीनेटेड इफ पाकिस्तान, और मैं एक आपसे शेयर करूं कि जब तक दुनिया की 70 से 80% आबादी वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती, हमारे साथ खतरा वैसे ही रहेंगे। ऐसे भी देखने में आया है कि लोग मतलब इन्फेक्शन का रेट आपके साथ कम हो जाता है, लेकिन जब आप वैक्सीन में हैं और मुआशरे के अंदर और सोसाइटी के अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन मौजूद होती है, डज नॉट मीन बाय दैट यू आर सेफ। जब तक कि हम 70% लोगों को, और दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तान, लेकिन हैविंग सेड कि हमारे पास तो देखें मतलब कंट्रोल भी बड़े पुअर है, एयरपोर्ट्स का हमारा बड़ा पुअर कंट्रोल है, बाकी भी आना जाना हमारा बस अल्लाह ही मालिक है जैसे चीजों के साथ आते हैं। बट हैविंग सेड कि मुआशरे ने, जाहिर है कि जिंदगी ने एक ना एक दिन वापस आना है, वी कैन नॉट बी इन अ लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन के साथ नहीं रह सकते। लेकिन उसके लिए अभी जैसे कि हुकूमत कोशिश कर रही है, हम आपके ताईं कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो एक टैबूज और खामखा की लोगों ने बनाई हुई कि वैक्सीन लगेगी तो पता नहीं उनके साथ बाँझपन आ जाएगा या वो मर्दाना कमजोरियों के शिकार हो जाएंगे, या जो भी ऐसी आती है कि 6 महीने साल के अंदर आपको अल्लाह को प्यार हो जाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ ही कहता हूँ कि इंसान ने जब भी बनाया, एंड आई मस्ट पे सैल्यूट एंड ट्रिब्यूट टू दोज कि जिन्होंने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हमारे लिए वैक्सीन पैदा कर दी है। अदरवाइज आपको पता है कि 8-10 साल कम से कम चाहिए किसी भी वैक्सीन को पैदा करने के लिए। तो ये अफवाह साजी जो मुआशरे के अंदर हमारे आ रही है, लोगों को उसके सारे रिलेक्टेंसी पैदा हो रही है। सही, वी हैव टू कम फॉरवर्ड। हम तो हुकूमत के साथ तनकीद करते रहे कि इन्होंने डिले किया, आप इसके गवाह हैं कि एज मतलब पीएमए और मेरी जाती मतलब ऐसी हुकूमत को जितना मैंने तनकीद का निशाना बनाया इस वजह से कि हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट के अंदर डिलेस की। हमारा मानना ये था कि अभी तक हमारी जो थी वो हो जानी चाहिए थी वैक्सीनेशन सारी, और लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तनकीद की वजह से आप पर बड़ी तनकीद रही है कि आपने बहुत ज्यादा तनकीद रखी कि ये होना चाहिए पाबंदी। आप मुसलसल 1.5 साल से हमारे प्रोग्राम्स का भी हिस्सा रहे हैं, उसमें भी ये तनकीद होती रही है। अच्छा, मैं काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। पंजाब में क्योंकि स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, काशिफ मिर्जा साहब ये भी एक ऑर्डर हुआ कि वालिदैन अपना
जो सर्टिफिकेट है या कार्ड है वो जमा करवाएं कि वो वैक्सीनेटेड है, तब उनके बच्चे आ सकेंगे। बच्चों की हाजिरी भी ऑल्टरनेट यानी कि 50% हुई, फिर भी स्कूल्स बंद कर दिए गए क्योंकि रेशो अब बढ़ रहा है। अब आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि चूंकि ये सारी बात डाटा के ऊपर चल रही है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जितने भी सियासी और सरकारी कायदीन हैं, सबसे ज्यादा नॉन सीरियसनेस तो हमेशा इन्होंने जाहिर की। जैसे जैसे कोविड कंट्रोल होता था, हमेशा इनको अवाम का दर्द तकलीफ देता था और ये बड़े बड़े जलसे जुलूस करते थे और कर रहे हैं स्टिल। अभी भी हम देख रहे हैं कि अवाम के दर्द में ये बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं और लाखों की तादाद में जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो जब तक इनकी दिल का दर्द जागता रहेगा, ये कोविड फैलता रहेगा और ये कोविड की दूसरी तीसरी चौथी लहर ये इन्वाइट इन्होंने की है। हमारे 26,000 से ज्यादा बहन भाई अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो इनकी मेहरबानियों से हुए हैं। अब आ जाते हैं कि डाटा के ऊपर, कि जहां तक तो एजुकेशन के हवाले से ये बदनसीब मुल्क है कि सबसे पहले एजुकेशन बंद होती है और सबसे बाद एजुकेशन खुलती है, क्योंकि वहां भी इनको अवाम का दर्द जो है वो मार देता है और इनको ये लगता है कि बच्चे जो हैं वो बड़ी उन्होंने बस सूरत हाल में, जबकि हकीकत ये है 8.5 के ऊपर जब इन्फेक्शन रेट चल रहा था उस वक्त तालीमी अदारे खुले थे और जिस वक्त 6.3 और 4 के अराउंड आया है, इन्होंने तालीमी अदारे बंद कर दिए हैं। अब जो इस मतलब इन्होंने बंद किए हैं, अभी रिसेंटली हमने एक कैंपेन और एक बड़ी जदोजहद के बाद सिंध को खोला। जब सारे मुल्क खुला था, सिंध को इन्होंने बंद किया और सब कुछ उन्होंने खोल दिया, लॉकडाउन खोल दिया, लेकिन दरवाजे नहीं खोले। अब सिंध को बड़ी मुश्किल खुलवाया गया तो इन्होंने पंजाब और KPK और इस्लामाबाद बंद किया। जहां तक तो बात है कि कोविड की रेशो बढ़ रही है, आप माइक्रो लॉकडाउन का ऑप्शन इख्तियार कर सकते थे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने क्रॉस द बोर्ड सारा पंजाब, KPK और इस्लामाबाद को पहले बंद किया। बाद में इनको ख्याल है 27 सिटीज जो हैं उसका नोटिफिकेशन जो है एक्सटेंड हुआ है दोबारा, लेकिन बंद अमलन पूरा पंजाब, KPK इन्होंने और इस्लामाबाद किया। हालांकि KPK के अंदर 4.6 और इस्लामाबाद में भी 4.6 और पंजाब के बड़े इजला जो हैं जिस तरह लाहौर है, रावलपिंडी, इनको तो जो कोविड की शरह ज्यादा थी, ठीक है आपने बंद किया, मुनासिब है, लेकिन बहुत से इजला ऐसे हैं जहाँ के कोविड जो है उसकी रेशो 2 या 3% भी है, लेकिन उनको भी अभी भी इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि हमें समझ आई है कि ये कोविड की आड़ में सिंगल नेशनल करिकुलम की जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं, उसका निशाना हमारी आवाम को और स्टूडेंट्स को बनाया गया, क्योंकि उसकी सप्लाई इनके पास नहीं थी। अप्रैल से सेशन उठा के इन्होंने अगस्त में सप्लाई नहीं ये दे सके, बुक्स अवेलेबल की मार्केट में, सितंबर किया गया और हमें ये जो हमारी इतलात है, ये अंदाजा है ये इसको तो शायद अक्टूबर और नवंबर तक एक्सटेंड करें। तो ये तो एक बड़ा जुल्म है अगर अपनी नाअहलियों को कोविड की आड़ में छुपाने की कोशिश की जाए, 7.5 करोड़ बच्चों का आईनी तालीमी हक मारा जाए और कह दिया जाए जी हम ये सिर्फ कोविड की जो है उसकी लहर को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो जिम्मेदार आप हो। आप तो जलसे जुलूस तो बंद नहीं करते, ये कैसा कोविड है, जलसे जुलूस पे इम्पैक्ट नहीं करता है। वहां जलसा जुलूस करने के लिए भी कोई आपसे पूछता भी नहीं है कि भाई आपने वैक्सीनेशन करवाई है कि नहीं, कार्ड आपके पेरेंट्स को कोई नहीं मांगता। SOPs का अमल भी वहाँ काशिफ साहब, वहाँ तो SOPs का अमल भी मुकम्मल नहीं होता। स्कूल्स में तो क्योंकि मैं खुद विजिट भी कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे स्कूल्स के कम अज़ कम मैं अपने नाज़रीन को ये बता सकता हूँ कि बहुत बेहतर सूरत हाल जो है वो वहाँ रही है स्कूल्स के अंदर, के जिस तरह से बच्चों को बाहर से ही वो पूरा एक सैनिटाइज किया जा रहा होता है, उसके बाद बच्चों का आना, बच्चे क्लासेस में बिल्कुल बहुत कम हैं और बच्चों में तो रेशो भी, वो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, वो कम भी रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ स्कूल्स का कोविड के SOPs के ऊपर भरपूर अमल दरामद कर रहे हैं, बच्चे तावन कर रहे हैं, पेरेंट्स एक अच्छी नस्ल स्कूल से जरूर तैयार हो रही है। मैंने ये भी देखा है सबसे ज्यादा बच्चे मास्क का और SOPs का फिर भी, क्योंकि स्कूल्स में फिर भी उनको ये बार बार टीचर्स उनके बता रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी नस्ल हम कोविड में यो तैयार करें। अच्छा, मैं काश साहब आपसे बात करते, फैजान साहब एक चीज़ का गिला आप लोगों से ये है, आपसे भी और जो शादी हॉल से, क्योंकि आप लोगों के साथ डेली वेजेस के लोग जुड़े हुए थे, वो लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो गए। अब जब सूरत हाल दोबारा से हुई है तो दो चीज़ों का गिला आप लोगों से, एक तो वो जॉब्स के हवाले से कि आप दोबारा से फिर वो जॉब क्रिएशन होगी, दूसरा रेट्स बढ़ा दिए गए खाने पीने के, जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जहां हम जाकर 2000 में बिल होता था वो अब 2500 में बिल पहुंच गया है।
तो ये महंगाई को कहा जाए या कोविड का जिम्मेदारी दी जाए? देखिए जी, 1947 से लेकर हम एक आज तक एक ही चीज सुनते आए हैं कि महंगाई बढ़ रही है। देखिए, महंगाई तो रोक नहीं सकती कोई। अगर ये कहता है कोई ताजिर कहता है या कोई बिजनेसमैन कहता है कि महंगाई खत्म हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। हमें अपनी कुव्वत खरीद को बढ़ाना होगा, अपने यहाँ के लोगों की सैलरीज को बढ़ाना होगा। जैसे आप अगर बाहर जाएं, $1 में आप कोई चीज लें, ड्रिंक पिए, तो वो सस्ती लगती है आपको। यहाँ पर आप 35 रुपए की ड्रिंक पीते हैं, महंगी लगती है। तो हमें लोगों के जो है ना, वो कुव्वत खरीद को बढ़ाना पड़ेगा। किस तरीके से कि भाई उनकी जो बेसिक जो आमदनी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज आप ये देखें कि 55 रुपए से लेके चीनी 110 रुपए की हो गई। आप गंदम का सपोर्ट प्राइस देख लें कि पिछले साल और उससे पिछले साल 2800 और 3200 था। आज सपोर्ट प्राइस 5000 है, तो मार्केट चली जाएगी 6000 पे, डबल रेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है कि इतनी ज्यादा हम लोगों ने रेस्टोरेंट में चीजें नहीं बढ़ाई हैं। हमारे यहाँ कराची में आप एक चीज देखेंगे कि 50% जो एम्प्लॉयमेंट है वो ओवर पाकिस्तान से आती है। जब वो यहाँ पर आ जाती है, फिर वो हमारे लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं और फिर रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, फिर उनको भेजना पड़ता है क्योंकि पैसों दे के बुलाया और भेजना भी तमाम चीजें करनी पड़ती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, बेरोजगारी की शरह कम होगी। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तो उस आदमी को भी हम जॉब पे रखते हैं जो कभी स्कूल जिसने देखा नहीं होता, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे काम कर रहे होते हैं बड़ी फर्म्स में। मल्टीनेशनल फर्म भी है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर के अंदर, अरबों रुपए की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक डाइनिंग का सेक्टर है जो 65% रेस्टोरेंट का एक जो सेगमेंट है उसको बंद किया हुआ है, जिसकी वजह टिप्स पे गुजारा है लोगों का। अब जाहिर सी बात, तनख्वाह तो उतनी ज्यादा नहीं होगी, 20-22 हज़ार रुपए तनख्वाह होगी, लेकिन वो जो 1000-1500 रुपए टिप के डेली कमा लेता है या 1000 रुपए कमा लेता है, उससे उसका बाकी चीजों का गुजारा हो जाता है। वो जरा मुश्किल हुआ था, पूरा पहिया एक रुका हुआ है, सारी चीजें रुकी हुई है। चिकन का रेट बढ़ गया। चिकन के रेट, एक आम आदमी चिकन खा लिया करता था, अब जब शादी हॉल बंद हुए, रेस्टोरेंट बंद हुए, तो वो एक चिकन देखें, अगर क्वांटिटी कम होगी चिकन की बनाने में, तो वो जो पोल्ट्री वाले हैं उनको भी परेशानी होगी। जब आप मार्केट खुल जाएगी तो ऑलरेडी सारी चीज सस्ती हो जाएंगी जो कुव्वत इस्तेकात में, खरीद में। अब वो देखें ना, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया पिछले 3 साल में, 1.5 साल में डॉलर ने कहाँ से कहाँ जंप ले लिया है। और डॉलर को अब आज़ाद भी कर दिया गया स्टेट बैंक के उसके ऊपर। अब क्या होगा कि जब ट्रेड डेफिसिट होगा और बैलेंस पेमेंट कम होगी, वो तो डॉलर ऊपर की तरफ चला जाएगा। चले, अभी अफगानिस्तान ये तो इंश्योर किया जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कराची में तो लाखों की तादाद में डेली वेजेस आपके सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मुलाजमतें बहाल हो जाएं और ये डाइन इन का काम शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना इस पर कमेंट ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर साहब से फिर सवाल करूँगा। हमने देखा कि चाहे वो बाहर आते हुए वहाँ 3 लोग एक सीट पर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना कि डाइन इन के अंदर बहुत फासले से 50% की कैपेसिटी भी, एक फैमिली होती है जो एक टेबल पर बैठती, चंद दोस्त करीब के होते हैं जो सारा दिन साथ होते हैं, वो बैठते हैं, वो नहीं होते। लेकिन इसी तरह से स्कूल्स की बसेस के अंदर बच्चों की तादाद भरी हुई होती है, क्लासेस में आते हैं तो टीचर्स उनको फासलों से बिठा रहे होते हैं। यानी स्कूल बंद कर दिए गए, बसेस नहीं बंद हैं, लेकिन जिस तरह से मॉल्स नहीं बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये हुकूमतें और फैसला करने वाले NCOC ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं कि किस जगह बंद करना चाहिए और किस जगह को खोलना चाहिए, तो उलट चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी काशिफ साहब बात कर रहे थे, बच्चों के हवाले से सबसे ज़्यादा हमने ये देखा स्कूल्स के प्राइमरी सेक्शन पंजाब सिंध में सबसे पहले बंद कर दिए जाते। बच्चों में जब मैं रेशो देख रहा था आज, तो वो बहुत ही कम है उसमें। तो ये क्या वजह है कि हम बार बार उस जगह पे पिन कर रहे हैं कि ये बंद कर दिया जाए? जिन लोगों को किया जाना चाहिए वो बगैर मास्क के, बगैर वैक्सीनेशन के बाजारों में घूम रहे हैं। बहुत दुरुस्त। अपरेंटली देखिए, ऐसा ही लगता है कि ये चीज नहीं, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए। एक तो मैं ज़िम्नन आपसे शेयर कर दूं कि 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 राइट। कि अगर जलसे जलूस हो रहे हैं, क्योंकि जलसे जलूस हो रहे हैं, लिहाजा मैं भी ऐसा बिहेव करना शुरू कर दूं, माशरे के अंदर बाकी भी शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कंपैरिजन वैसे बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। वो गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चों की खातिर ये है कि बच्चे जो हैं, दे आर द कैरियर, डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। ये वायरस कितना सिवियरली जाके अटैक करती है। और अभी जो हमारे साथ इंडियन वायरस आया, डेल्टा वायरस, और यहाँ देखने में आया कि बच्चों के अंदर भी, पहले हमें ये था कि ये खवातीन को और बच्चों को हिट नहीं वायरस, लेकिन द टाइम हैज शोन, देखिए ये नई वायरस है, हम सब इसके लिए सीख रहे हैं। कोई भी हम में से अलामा नहीं है जो समझे कि मैंने जो कह रहा हूँ एक बात ऐसे ही दुरुस्त है। हमने लोगों के एक्सपीरियंसेस से देखा है, एंड प्रिवेंशन इज द ओनली आंसर। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम उसके ऊपर अफसोस नहीं करना चाहते। और कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी खुदा न खास्ता कि अगर हमारे इंस्टीट्यूशन, और हमें दुनिया से सीखना है, हम कोई अपना मतलब पहिया इजाद नहीं, जो दुनिया के अंदर मतलब सक्सेसफुल मॉडल्स थे, हमने उनसे सीखा है। एंड आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट
कि गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए स्कूलों को बंद करने के लिए किया, बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने। सही कि बच्चों के साथ एक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम समझते हैं कि आज इस पाकिस्तान के अंदर तो हमारे अब हुकूमत के फैसले हैं, अब देखते हैं कि इसका क्या असरात जो है वो अगले आने वाले दिनों में, एक तो मरज़ के हवाले से, दूसरा बच्चों के हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपका, फैज़ान रावत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तीनों अब आपको शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखते हैं कोविड की सूरत हाल कैसे कंट्रोल होती है। लेकिन कल परसों के हवाले से बड़ा एक अहम दिन है, वो है इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन की सूरत हाल। गहमा गहमी पूरे मुल्क के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में इस वक्त भरपूर चल रही है। हैदराबाद की सूरत हाल जाएंगे, इरफान अराई हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड मौजूद हैं। क्या गहमा गहमी है, क्या मुकाबला हैदराबाद की फ़ज़ा में है इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन का? जी, कैंट बोर्ड के तहत बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। 10 वार्ड्स पर 73 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, MQM और दीगर तंजीमों की जानिब से उम्मीदवार खड़े किए गए हैं और उम्मीदवार भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो वोटर्स को अपनी तरफ कायल कर सके। मेरे कैमरा में आपको दिखाएं तो इस वक्त कच्चे किले में वार्ड 6 के इलाके में मौजूद हैं। बैनर्स लगे हुए हैं, निशान लगे हैं और उम्मीदवारों की भरपूर कोशिश है कि वो वोटर्स को अपनी जानिब कायल करें और अपनी पार्टी के लिए वोट हासिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के शाहिद साहब बताइएगा कि वोटर्स की तवक्कुआत क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, यहाँ पहले भी बिजली के हवाले से बहुत मसाइल थे, पानी के हवाले से मसाइल थे और पिछले 5 सालों में मैंने यहाँ पर काम किया है बिजली और पानी के हवाले से। यहाँ का मसला सिर्फ सफाई के हवाले से और लाइट के हवाले से बड़े मसाइल हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगर ये अवाम मुझे इलेक्ट करती है तो ये बिजली और पानी के हवाले जो मसाइल हैं उनको भी सोल्व करूँ। अच्छा, मुहिम कैसी जा रही है आपकी? माशाल्लाह पूरे महीना हो गया मुहिम चलाते हुए। अब तो एक ज़बरदस्त तरीके से मुहिम है और लोगों से बड़ी तवक्कात है, वो MQM पाकिस्तान को वोट करेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने उम्मीदवार की गुफ्तगू सुनी। इरफान अराई हमें हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।